नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज के फील द थ्रिल में हम बांग्लादेश के थ्रिल को समझेंगे कि 20 साल बाद बीएनपी सत्ता में वापस आई है और जो अब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, जिन्होंने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का, वो 17 साल बाद पिछले दिसंबर में ही लंदन से वापस आए थे। क्या ये सोच के कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में वापस लौट रहे हैं? जाहिर तौर पे आज बीएनपी के सत्ता में काबिज होने के बाद रावलपिंडी के क्या हालचाल होंगे और न्यू दिल्ली में किस तरह के रिश्ते बनेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं मोहम्मद अमीन साहब का स्वागत करूंगी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी कि अब जब बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात रहे, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर माने जाएंगे? जबकि एक बड़ी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं थी चुनाव का, तो सबसे पहले चुनाव के नतीजों पर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर माने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, तो अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि 17 साल बाद मिस्टर रहमान वापस आए बांग्लादेश के अंदर, और उन हालात में वापस आए जबकि उनकी मदर, जो 2 बार की वहाँ प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी बांग्लादेश की, खालिदा जिया, उनके बेटे हैं। और जब वहाँ पर आए तो उनकी मदर की डेथ भी हो गई, तो ये सिंपैथी उनको मिली है। और जहाँ तक पूरा, मैं इलेक्शन से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रहा हूँ मैं डायरेक्टर, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और हमारे यहाँ के ऑब्ज़र्वर गए भी थे वहाँ इलेक्शन के दौरान, इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर जाते ही हैं, हमारे देश में भी आते हैं, वहाँ भी बांग्लादेश भी गए। तो जिन परिस्थितियों में वहाँ पर चुनाव हुए, उन परिस्थितियों में ये देखा गया कि कितना पीसफुली चुनाव हुए हैं। वरना जनरली वहाँ पे हिंसाएं होती हैं, बम मारे जाते हैं, थोड़ा बहुत तो देखी ऐसी चीजें उतना तो इंटीरियर्स के अंदर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन जो आप ये कह रही हैं कि वहाँ पर एक पार्टी को नहीं दिया गया, आवामी लीग की पार्टी को, शेख हसीना को जगह नहीं दी गई, वो जो पीसफुली इलेक्शन हुए हैं उसका भी यही कारण यही है। और अभी बहुत ज़रूरी था इस हालात में वहाँ पर इलेक्शन होने, जो इलेक्शन हुए, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर थे सभी तरफ से। और मैं तो कहूँगा कि हमारे देश की, भारत की दूरदर्शिता और हमारे जो सीजनल डिप्लोमेट हैं, जिनका डिप्लोमेट कैरियर रहा पूरा, वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। उनको हमारे मोदी जी ने उनको बांग्लादेश में उनके कंडोलेंस की मदर के लिए भेजा था मिस्टर रहमान के पास, और वो गए वहाँ पर, उन्होंने अलग से बात भी की, तो एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। मैं समझता हूँ हर बार युग अलग अलग होता है, और ये बहुत पहले की बात है जब उनकी मदर 2 बार वहाँ पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहीं, तब उनके क्या हालात थे, किन कंडीशन में बनी, कैसे क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमसे थोड़ा रुख अलग रखा, यानी हमारे पड़ोसी से ज़्यादा रिश्ते रखे उन्होंने और हमसे कम रखे, चूँकि कुछ रिलीजियस पॉइंट भी थे वहाँ पर। लेकिन अब की बार आप देखिए कि रिलीजियस का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ है कि 77 सीटें आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं उसको समझूंगी, लेकिन उससे पहले सर का ये मानना है कि पहली बात, हिंसा नहीं हुई जैसे देखने को थी। दूसरा ये कि अवामी लीग की एब्सेंस में एक लोगों के अंदर उत्साह था वोटर बतौर वोटर, और वो वोट करने गए, ऐसा लगा आपको? क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज देखे, उसमें ये देखा कि कई लोग ये कहते थे कि हमने 2008 से लेकर अब तक वोट ही नहीं किया था, क्योंकि कह दिया जाता था कि आपका वोट तो पड़ गया। दूसरा, कई लोग ये कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, जो इस बार देखने को मिली। ये फर्क देख रहे हैं आप? देखो अदिति, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अगर हम एक फैक्टर को बाहर रख दें कि अवामी लीग को मौका नहीं दिया गया, तो जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे जी, 394 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे वहाँ पर, टीवी प्रिंट मीडिया से। सभी का जो फीडबैक आ रहा है कि इलेक्शंस तो ठीक ठाक थे। ठीक है, थोड़ी बहुत एक आध बूथ कैप्चरिंग की खबर आई, 1-2 जगह पर ऐसा लगा कि शायद माइनॉरिटीज़ को पोलिंग बूथ में आने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब वोटर्स होंगे तो 1-2 जगह ऐसा होगा। देखो, जहाँ तक आपने पूछा कि वोटर टर्नआउट जो प्रेजेंट हालत में है, समझना पड़ेगा कि पिछले इलेक्शन में वोटर टर्नआउट में करीबन 56% लोगों ने वोट दिया था अवामी लीग को।
तो थोड़ा सा ऊहा पुहा का माहौल था। उनको समझ नहीं आ रहा था जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं अवामी लीग की, किसको वोट करें। लेकिन फाइनली उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद ने माइग्रेट किया। उन्होंने माइग्रेट ऐसे किया कि उनको पता लग गया, आइडिया होगा कि अगर जमात और दूसरी जो धार्मिक कट्टरवादी पार्टियां हैं वो अगर पावर में आ जाएंगी तो शायद डेफिनेटली हिंदुओं को 1,30,00,000 हिंदू हैं, 8% बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर है। तो इन्होंने शायद माइग्रेट किया बीएनपी की तरफ। क्या ये जमात की तरफ वोट देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। एक और चीज़ है कि इस बार के चुनाव में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। मेरे जो मित्र हैं बांग्लादेश में, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार 2-3 एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें थी इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के सामने। एक तो है कि बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, साहब तो डायरेक्टर रह चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप कमज़ोर थी। पॉलिटिकल लीडरशिप में सब जगह पर मेकशिफ्ट अपॉइंटीज थे, कोई सिलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है होम मिनिस्ट्री में नहीं था। तो हुआ क्या, पुलिस बहुत डिमोरलाइज थी। क्या हो रहा था कि केयरटेकर सरकार में जिन लोगों को इंचार्ज बनाया गया, ये सब या तो स्टूडेंट थे या धार्मिक कट्टरवादी एक्सपीरियंस नहीं था। तो पुलिस के काफ़ी बड़ी तादाद में अफसरों को इन्होंने जेल में भी डाला हुआ आज भी, और कम से कम 7 पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को वहाँ पर सजाए मौत देके उहा पुहा का सिचुएशन है। होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। पुलिस बहुत डिमोरलाइज थी। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने जो किया अंडर द सर्कमस्टांसेस, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार एंड रिलेटिवली फ्री फेयर इलेक्शन हुए। जी तो सर, आपसे ये समझना है कि सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि अब ये जो नई पार्टी है, तारिक जो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, भारत के साथ, तारिक रहमान, भारत के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा सर? देखिए, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि अभी तक जो हालात बने थे वहाँ पे, हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ रह रहे थे, वहाँ से रिपोर्ट्स कर रहे थे, और उन्होंने हमारे विदेश मंत्री को ब्रीफ किया था, जिसका नतीजा है कि आपने देखा कि चूँकि एक पार्टी बैन हो गई थी तो 2 ही पार्टी बचती हैं वहाँ पर। तो ये जो पार्टी थी दूसरी बड़ी रिलीजियस और कट्टरपंथी पार्टी थी, जिसका नतीजा उनके सामने आपको 74 मिला है और कहाँ 2013 मिला है पार्लियामेंट के। तो रहमान की जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रांग है, 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आए हैं, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनली इनकी एक्सेप्टेंस बहुत रहेगी। जिस तरह ने उन्हें, हमारे विदेश मंत्री ने उनसे बात की और उनको धारस दिलाई उस टाइम, उस वक्त जिस वक्त अपनी परेशानियों में थे, कंडोलेंस में गए हुए थे, हमारे देश के विदेश मंत्री वहाँ गए और जाके उनको सांत्वना दिलाई और उनको कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन में हम जो हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। यहाँ से जो भी हमारे ऑब्जर्वर थे वो भी गए और उनको पूरी आशा थी कि हिंदुस्तान। देखिए, हम जब डिप्लोमेसी की बात में तो भारत हर बार सही रहता है। प्रधानमंत्री के आज के ट्वीट में कि लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं। दूसरा, आप देखिए कि जब जब कंडोलेंस की बात हुई, मैं एक बार फिर उनके मैनिफेस्टो पे आती हूँ। पहली बात कि इस पार्टी ने माइनॉरिटीज़ को भी चेहरा बनाया। दूसरी बात है कि वो जो बीच का स्विफ्ट है, जो वो वाले वोटर्स भी अपने साथ लिए आवामी लीग के। लेकिन हमने ट्रम्प के लिए भी यही सोचा था, अच्छा बुरा जो चल रहा है, हमने ट्रम्प के लिए भी सोचा था कि इनकी सत्ता आएगी और भारत का फुल स्विंग रहेगा। अभी भी हम अपना ट्रेड रेट सब बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अब तारिक अनवर की मजबूरियां क्या, तारिक रहमान की मजबूरियां क्या क्या रहने वाली हैं? क्योंकि अभी तो यूनुस पे हैं, वो भी एक्टिव रहेंगे, तो बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। फिर एक विपक्ष के तौर पर मौलाना साहब भी रहेंगे, तो मजबूरियां क्या रहेंगी? देखिए, उस प्रेशर में तो रहमान साहब नहीं काम करेंगे कि अगर अपोजिशन इनके बराबर का होता। अपोजिशन लीडर देखिए 213 और 77 की बात हो रही है और दूसरी पार्टी के 8 लोग आए हैं, तो ये उस प्रेशर में नहीं रहेंगे रहमान साहब। जिस तरह जनरली देखा जाता है कि अपोजिशन लीडर बहुत स्ट्रांग है, वो तो बात आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है मदर का और बेटे का, वो रिजीम दूसरा था, मैंने पहले भी कहा, ये रिजीम दूसरा है। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई है? लंदन में हुई है, लंदन में रहे हैं, इन्होंने पूरे हालात देखे हैं, किन कंडीशन में यहाँ पर आए हैं 17 साल के बाद, और किस तरह इन्होंने सरवाइव किया, किस तरह से उनको सपोर्ट मिला है। तो आज उनको दिखता है कि हमें हर दल ने सपोर्ट किया है। आज हिंदू धर्म ने भी किया है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं हमारे भाई हिंदू ब्रदर्स, उनके साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होगी।
जहाँ तक व्यापार का सवाल है, वो हमारे देश से व्यापार करना उनको बहुत मजबूरी है। और अब ये हमारे जो मजबूरी की जो पोर्ट जिक्र है, है, मजबूरी का हमारे जो- जो पोर्ट हैं वो उनको नरिश करते हैं। अभी हमने जो पिछली सरकार थी उसके साथ सब कट ऑफ कर दिया था, हमने बंदरगाह बंद कर दिए थे, उनके ट्रेड बंद कर दिए थे। इससे उनको बड़ी परेशानी थी, वहाँ पर बड़ी क्राइसिस थी। अभी वो इस स्थिति में नहीं है। अब ये बांग्लादेश को बनाने की स्थिति में आए बिल्कुल। हैं, डेवलप देवनाथ जी, करेंगे मैं दोनों से ये नया सवाल बांग्लादेश। है, एक जो बांग्लादेश फर्स्ट वाला जो थॉट प्रोसेस है, जो अमेरिकन फर्स्ट भी आया है कि आप बाय अमेरिकन बाय तमाम चीज़ें, हालांकि ये दो देशों का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश फर्स्ट में अभी तक भारत का अपर हैंड था। ये बात अलग है, टेक्सटाइल तमाम तरीके की चीज़ें कि भारत ने बहुत बांग्लादेश को आगे बढ़ाया, मजबूत करा। लेकिन अब अगर ये रहता है कि आप हमको इक्वालिटी के लिहाज से देखो, ट्रेड में ये तमाम चीज़ों की डिमांड अगर होगी तो क्या रुख रहेगा भारत का? हाँ अदिति, देखो बांग्लादेश को कौन कौन रिझाएगा मेरे ख्याल से सही शब्द है। नहीं, गारमेंट के मामले में तो बहुत सारे देश हैं जो रिझाएंगे। हाँ देखो, बांग्लादेश को रिझाने के लिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी, व्यापार, फाइनेंस, बॉर्डर की जो पोरेसिटी है, ओपेकनेस है, इसमें भारत इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जाहिर बात है, इतनी लंबी बॉर्डर है, 3 साइड से इंडिया की बॉर्डर है। साथ में पाकिस्तान शायद वहाँ पर दोयम दर्जे का खिलाड़ी था अब तक, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने उनको पासपोर्ट वीज़ा देकर काफ़ी डिस्करेज किया हुआ था। और चाइना, मैं बता दूं अदिति, हमेशा से ही, चाहे वहाँ बीएनपी की सरकार रही हो, अवामी लीग की सरकार रही हो, चाइना 1971 के बाद से ही बहुत मजबूत खिलाड़ी रहा है वहाँ पर। मोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की नेवी, हमेशा उनके नेवी में चाइनीज़ सबमरीन शिप्स रहे हैं, उनकी एयरफोर्स में चाइनीज़ फाइटर विमान रहे हैं, उनकी आर्मी में चाइनीज़ टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ, लॉन्ग रेंज तोपें चाइनीज़। तो चाइना हमारा बांग्लादेश में अच्छा कंपटीटर हमेशा रहेगा। अब अमेरिका एक नया फैक्टर आ गया है। काफ़ी सारे रीज़न हैं। एक तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज़्यादा भी एग्रेसिव हैं। सुना है कुछ कहानी जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास भी घूम रही है। ये भी कहा जाता है, हाँ, अमेरिका की शायद दिली तमन्ना है कि सेंट मार्टिन में अपना एक स्पाई बेस बनाए। वहाँ से वो चीन के ऊपर नज़र रखेंगे, वो कह रहे हैं। सही बात है, लेकिन मैं बता दूं, साहब हमारे साथ हैं, सेंट मार्टिन से वो हमारे ऊपर भी, भारत के ऊपर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि हमारे, देखो, इसरो के, डीआरडीओ के जितने मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस हैं सब उड़ीसा के तट पर हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के तट पर है। तो सेंट मार्टिन में अगर अमेरिका कुछ बनाएगा, खुशबू वो चीन की भी लेगा, खुशबू हमारी भी सूंघेगा। तो सर, ऐसे में एक बात बताएं, हम एक बात तो कर रहे हैं ट्रेड को लेकर, दूसरी हम बात कर रहे हैं भारत की सिक्योरिटी को लेकर। तो अब ऐसे में जब उनके, आप भले ही कह रहे हैं कि अब वो बदले हुए युवा हैं और बदले हुए जनरेशन है, लेकिन फिर भी जो झुकाव उनका बीएनपी का पहले चाइना की तरफ था, या एक हस्तक्षेप तो हो ही गया है, चाहे 72 जीत कर आए हैं, 74 जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हस्तक्षेप तो हो ही गया है। अब यहाँ पर इंटरनल इशू भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का पहले इंटरनल इशू है, बीएनपी कह रही है कि आप वर्किंग मदर्स को हम 5 घंटे के लिए काम देंगे। महिलाओं का वोट जबरदस्त आया, महिलाएं आपको कतारों में भी दिखी, तो महिलाओं ने तो बीएनपी को वोट करा। एक तरफ मैंने चुनाव के दौरान ये देखा कि लोग ये बात कर रहे थे कि महिलाओं को सभ्य रहना है, सभ्य रहना है अर्थात बुर्के में रहना है। तो ये जो दो आइडियोलॉजी क्लैश होंगी, ऊपर से फिर चाइना और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस होगा, अमेरिका की अपनी दादागिरी होगी, और भारत का तो सीधा साधा रुके, हमें छेड़ो मत और ट्रेड की बात करते रहो। तो ये पूरी खिचड़ी कैसे सही होगी? देखिए, आप इस बात को देखिए ना गौर से कि ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से यूनुस बैकफुट पे चले गए, और ये जुड़े कैसे जाके, जो अभी आप बात कर रहे थे, चाइना से जुड़े। इन पे कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले ये किससे जुड़े हुए थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट से जुड़े हुए थे, जो देन प्रेसिडेंट थे, और ये वहाँ गए भी थे, उनको उन्होंने गले भी लगाया था जब उन्होंने सत्ता बदल दी थी। लेकिन आप देखेंगे ये जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, ये अमेरिकन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। यूनुस साहब, उन्होंने जो बंद कर दिया था शेख हसीना ने
वहाँ पे पाकिस्तान का सब कुछ बंद कर दिए थे, वीज़ा बंद कर दिया, ये कर दिया। और ये इन्होंने आते ही इसको वहाँ पे चालू कर दिया था। उनके आईएसआई के एजेंट भी आने लगे, उनके वहाँ के मिलिट्री के ऑफिसर्स भी आने ट्रेनिंग देने के लिए, और वहाँ पे ट्रेड भी शुरू हो गया और वहाँ पे बहुत कुछ होने लगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन हालात के बीच में समय तो लगेगा, समय लगेगा, दो राय नहीं, लेकिन इनको होश में आना पड़ेगा कि पाकिस्तान दूरी पे है, सबसे पहला पड़ोसी काम आता है। तो सबसे जो नज़दीक है उसका नाम है हिंदुस्तान। चाइना भी थोड़ा दूर पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो बॉर्डर है, 2/3 बॉर्डर जो है हम कवर कर रहे हैं। तो इनको इस बात को लेकर रहमान साहब को ये बात सोचना सर होगा। यूनुस जी को समझ में नहीं आई थी। आएगी, क्योंकि इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनको डिप्लोमेट्स हैं, वो इनको समझाएंगे, ब्रीफ करेंगे। कोई भी अगर आता है बाहर से, कोई भी हो, हमारे चाहे मोदी जी भी आए, उनको भी सब लोग ब्रीफ करते ही, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, होम सेक्रेटरी करते हैं, सब देश के हालात को बताते हैं, फिर उनके सामने रखते हैं, फिर उनके आइडियाज़ लेके चलते हैं। चलेंगे तो उन्हीं की डायरेक्शन में, लेकिन बता देंगे कि साहब यहाँ गलत है, यहाँ सही है। तो जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं आज की हालात में, वो बताएंगे इस बात को कि देखिए यहाँ पे हम हिंदुस्तान के साथ सही तरीके से चलेंगे तो हम सेफ भी हैं, हम इकोनॉमिकली डेवलप भी होंगे। जो आज हमारे देश के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान के सामने भी है, इनके सामने भी है, तो हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम कम में अपना गुजारा करेंगे और अच्छा चलेंगे, और लॉन्ग टर्म इनकी जर्नी होगी। तो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको समझना होगा रहमान को। अमीन साहब बहुत होपफुल हैं। या ऑफ कोर्स, हाँ, बहुत होपफुल है बांग्लादेश को लेकर। रावलपिंडी के क्या हालचाल होंगे सर? पाकिस्तान के लिए क्या हालचाल है, वहां पर क्या हालचाल है? क्योंकि बांग्लादेश में मैं देखती हूँ कि श्रीनगर कश्मीर का बॉर्डर पे जब चीजों को रोका गया तो वो जम्मू शिफ्ट हुई मिलिटेंसी। अब फिर ये नया बेस बना लिया था उन्होंने पाकिस्तान, ये बांग्लादेश के लिहाज से कि मिलिटेंसी बढ़ाएंगे, आंख दिखाएंगे, तमाम तरीके की चीजें। तो बहुत होपफुल थे। वजह इसकी ये है, वो जेंजी जिन्होंने तख्ता पलट किया था, उन जेंजीज की जो पार्टी थी वो जमात इस्लाम के साथ थी। हाँ। उसके बावजूद भी जमात अच्छे नंबरों से नहीं आई। तो ऐसे में अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, आईएसआई की स्ट्रेटेजी, और खुद बांग्लादेश में जो ये विपक्ष के रूप में रहेगी उसकी स्ट्रेटेजी, और बांग्लादेश पाकिस्तान के संबंध। आदित्य देखो, पाकिस्तान तो बहुत मना रहा था आसमान की तरफ देखकर कि जमात कि वापस ले लें बांग्लादेश। हाँ, जमात पावर में आ जाए और उसके सहयोगी दल। ऐसा हुआ नहीं। देखो, पाकिस्तान के वहाँ पर इंटरेस्ट क्या हैं? पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहाँ पे ना व्यापार है ना वाणिज्य है, उनकी औकात नहीं है। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को चवन्नी अठन्नी दे सकता है? नहीं। पाकिस्तान खुद ही दुनिया भर से चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करता है। पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट ये था कि बांग्लादेश के रास्ते वो भारत के लिए एक ईस्टर्न फ्रंट बोलते हैं वो लोग, क्या करेंगे, एक खुराफाती आइडिया था। अब देखो वो लाल डिस्टर्बेंस, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उन्होंने कोशिश की थी जब पहले बीएनपी थी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में खलबली पैदा की जाए, डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि वहाँ धार्मिक कट्टरवादिता को बढ़ावा दिया जाए, हिंदुओं को परेशान किया जाए। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने सोचा कि जो हम कहते हैं चिकन नेक है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पाकिस्तान ने सोचा कि शायद वहाँ से थोड़ा आस्ते आस्ते भारत को सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसा कुछ करेगा। लेकिन देखो, जमात तो पावर में नहीं है। आदित्य, बहुत बड़ा फैक्टर इस बार मैं आपको बताता हूँ बीएनपी के पहले वाली सरकारों की तुलना में। जैसे इसके पहले जब बीएनपी पावर में आई थी 2001-2006 की बात है शायद, तो वो जमात भी उनका सहयोगी पार्टी था। बिल्कुल था। तो उनको जमात ना पे बैन को हटाया भी बीएनपी ने। एग्जैक्टली। तो उस वक्त अपनी, हम कहते हैं कि उस वक्त बीएनपी की सरकार थी, लेकिन सरकार टिकी हुई थी जमात के सपोर्ट की वजह से। आज उनके आमने सामने लड़े भी आमने एग्जैक्टली। तो उस समय ना बीएनपी जब थोड़ा भारत विरोधी या हिंदू विरोधी थोड़ा अपना भाव दिखाती थी, उसका रीजन था जमात से जो इंटरनल प्रेशर आता था, इन्फ्लुएंस आता था। अभी तो जमात कहीं है नहीं, बीएनपी अपने दारोमदार पर है, तो जमात की जो वो शनि की छाया थी ना, वो हट गई है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखो 2-3 चीजें आदित्य मैं कहूंगा। पहली चीज तो मेरी भी दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर संपर्क जो है वो हेल्दी संपर्क हो। क्यों नहीं? दुनिया का हर देश बांग्लादेश के साथ दोस्ती बनाए, हम भी बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि थोड़ा खुराफाती हरकत करता है।
अब एडवांटेज है भारत का। देखो, आप टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, उनका मेन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट, काफ़ी बड़ा डोमेस्टिक मार्केट तो इंडिया में है। वो जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, हमारा पोर्ट से, तो हमारे पोर्ट से लॉजिस्टिक सप्लाई चोन हमारे पोर्ट से बन रही है। बिल्कुल। फिर क्या है कि बांग्लादेश का मौसम ऐसा है कि वहाँ कपास नहीं उगती है। कपास के लिए उन्हें भारत के ऊपर भारत ही देता है सर। हाँ, मतलब टेक्सटाइल तो भारत ही दे रहा है, वो Exactly. गारमेंट बना के दे रहे हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो कपास बढ़िया क्वालिटी हम उनको दे सकते हैं, तो इट इज ए विन विन सिचुएशन। तो पाकिस्तान इस खेल में कहीं नहीं है। देखो, एक छोटी सी बात करता हूं, अगर साहब हवा का रास्ता बंद कर दें तो पाकिस्तान को बांग्लादेश जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान से जाओ अबू धाबी या श्रीलंका और वहां से एक और फ्लाइट पकड़कर बांग्लादेश जाओ, चाइना जाए। ठीक है। अगर वो पाकिस्तान से कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश के लिए, समझ लिए बांग्लादेश से बासमती जाना है पानी के रास्ते से पाकिस्तान, या पान जाना है। बांग्लादेश का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो था, जब लैंड रूट खुले हुए थे, जब हम उनको सीधा ढाका से, कोलकाता से पाकिस्तान में ट्रक और रेल से एक्सपोर्ट करने देते थे, हर रोज 1 करोड़ रुपए का पान बांग्लादेश से पाकिस्तान जाता था। अब शिप से जाना पड़ेगा, बहुत लंबा रास्ता है, पूरा तो श्रीलंका अब एक घूम और के जाओ। इम्पोर्टेंट सवाल सर अमीन साहब ये है कि हमने 8% हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, 8% हिंदू हैं टेक्निकली, 2 करोड़ के आसपास माइनॉरिटीज़ हैं। तो 1 करोड़ 35 लाख जो माइनॉरिटी हैं वो आज इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे? क्या उनको लग रहा है कि अब उनके जीवन में शांति है, सिक्योरिटी है, नहीं है? और क्या होता है सर, एक आग इग्नाइट हो रही थी जब जब ये सुनने में आ रहा था कि किसी हिंदू क्या कत्लेआम इलेक्शन से एक हुआ, दिन पहले भी मारा है। तो यहाँ पे बैठे बैठे एक आग थी, एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था। तो कैसा रहेगा सर? पहला सवाल ये कि वहाँ के माइनॉरिटीज कितने सुरक्षित, दूसरा ये कि मैं बंगाल के रास्ते आपसे उस चुनाव पे भी बाद में सवाल करूँगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है वहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ का, तो माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा सख्त रुख अपनाया था हमारे डिप्लोमेटिकली अंदर बातें जो चल रही थी। और देखिए, कमी भी आई थी, जो एकदम खुलेआम उनके घर फूके जा रहे थे, उनको जेल में डाला जा रहा था या उनको तंग किया जा रहा था, बस्तियों में आग लगा दी गई, मंदिरों को बंद कर दिया गया, पुजारियों को भी बंद कर दिया उठा के। तो ये सब बातें, वारदात कम हुई थी। हमारा जब देश ने इंटरवेन किया, उनके यूनिट सरकार के टाइम में एकदम कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और इन हालात को देखते हुए जब देखा उन्होंने, और जो आए हैं मिस्टर रहमान, उन्होंने भी हमारी सिंपैथी भी देखी है, पढ़ा लिखा भी है सर। ऐसा नहीं कि विश्व पे बैठ के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको पूरा दुनिया को देखना पड़ेगा। कोई एक जगह से नहीं काम चलेगा कि हम एक रिलीजन को देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से। लेकिन अब हमारे जो लोग हैं, चूँकि वो बात जो चल रही थी पिछली बार की पार्टी में, उस वक्त इनका स्ट्रिक ज़्यादा था, कमांड ज़्यादा था, तो कट्टरपंथी हावी थे, इसलिए जो भी वारदात हुई। लेकिन अब ना तो उनकी मदर का टाइम रहा, और लेटेस्ट समय भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, दुनिया चेंज चाहती है, और ये बांग्लादेश को डेवलप करेंगे। तो डेवलप करने के लिए अपना गड्ढा नहीं खोदेंगे कि माइनॉरिटीज़ को तंग करें। अमीन साहब ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथ की हार हुई है, बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई कट्टरपंथ चला जाएगा बांग्लादेश से? अदिति, कमांड तो रहेगा। देखो, जब 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, उसमें तो उन्होंने सेक्युलर वर्ड डाल ही दिया था प्रीएम्बल में। बाद में जब बीएनपी पावर में आई तो उन्होंने उस शब्द को निकाल कर थोड़ा सा मुस्लिम एंगल डाल दिया था। तो लेकिन अच्छी बात है, कम से कम बोलने के लिए बीएनपी हमेशा बोलती रही है, और अभी बोलती रही है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। देखो, क्या माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सेफ रहेंगी? मेरे काफ़ी रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। अगर कहीं पे भी माइनॉरिटीज़ को सेफ रखना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काम करना चाहिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक है पुलिस को माइनॉरिटीज़ को बचाना पड़ेगा। पुलिस हमेशा ऊपर देखकर काम करती है, अपने एमपी, एमएलए, होम मिनिस्टर। अब तक तो केयर टेकर होम मिनिस्टर था, जो कि असल में एक हुडलुम था, हुड़दंगी था। अब आशा करता हूं कि एक बैलेंस्ड, मॉडरेट, परिपक्व। ऐसे केस में 1 मिनट, लास्ट सेंटेंस, माइनॉरिटीज को हक दिलाने में और सेफ रखने में बहुत बड़ा काम वहाँ की जुडिशरी का होगा। हुआ क्या था, जब वो पिछले साल जुलाई अगस्त में 2024 में गड़बड़ हुई, तो जितने
जज थे, एडवोकेट थे, टॉप जुडिशियल ऑफिसर्स थे, हटा दिया गया। सबको भगा दिया गया, जबरदस्ती रिजाइन कराया गया, उनकी ऑफिस तोड़ दिए गए, घरों में घुस गए ये उपद्रवी। अब इस सरकार को, अच्छा, उनकी जगह अपॉइंट किनको किया? अपॉइंट किया गया ये धार्मिक विचारों वाले जुडिशियल ऑफिसर्स को। तो अगर माइनॉरिटीज को वहां सेफ रखना है तो अभी इस सरकार को आस्ते आस्ते न्यूट्रल, मॉडरेट और संविधान पर यकीन करने वाले जुडिशियल ऑफिसर्स को वापस लाना पड़ेगा। हाँ, पर जी। उसमें काफी स्ट्रिक्ट रुख अपनाना पड़ेगा उस 2 करोड़ लोगों के लिए। एकदम। अमीन साहब, क्या कभी शेख हसीना वापस आ सकती हैं? ऐसा कोई कोशिश होगी? बीएनपी क्या उतने खुले विचारों की लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी कि शेख हसीना अगर अपने घर आना चाहें या वापस से आवामी लीग अपनी पॉलिटिकल प्रैक्टिस करना चाहे, क्या ये संभव है? वो तो असंभव है, क्योंकि यही रहमान है जिनकी मदर को उन्होंने जेल में डाला था और बीमारी की हालत में भी उनको जेल से बाहर नहीं किया, ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। तो जिस हालात में वो उनकी डेथ हुई है खालिदा जिया की, तो वो तो नहीं चाहेंगे और ना ही इनके किसी रिलेटिव को अंदर आने चाहेंगे, ना इनकी पार्टी को जन्म देंगे। राइट, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है। और हो सकता है कि ये बाद में इंडिया से इनकी डिमांड भी की जाए। इन पे केसेस चले हैं शेख हसीना के ऊपर, इन पर केस चलेंगे प्रत्यर्पण के लिए। प्रत्यार्पण के लिए। अगर हमारी लीगल ट्रीटी तो है तो उनको देना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान से मांगेंगे, अब हिंदुस्तान का क्या रुख होता है, क्या कमिटमेंट होता है ये शेख तो हसीना से? हमारी एक मैं आपको पिंक political। पर्ची बहुत सुना अपन ने इसमें, जिसमें ये देखा कि जनमत संग्रह हुआ उस जुलाई वाले जो एक पूरा कि किस तरीके से हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति भी होंगे, उसमें बीएनपी का रुख कितना होगा? क्या बीएनपी कभी चाहेगी? पहले तो मैं उस पिंक पर्ची के बारे में जिक्र करना चाहूंगी, जो जुलाई कमिटमेंट जो है उन्होंने, जो एक और साथ में आया है, बदलाव होगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये एक मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर होंगे, ना कि ये ओल्ड। तो इनके जो विचार होंगे, देखिए जो आदमी बाहर पढ़ा है, यूरोप में पढ़ा हुआ है, तो यूरोप का कल्चर अलग है, यूरोप की बात अलग है, वहाँ का डेवलपमेंट देखा है इन्होंने और अपने देश का भी डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो जो यहाँ की जनता है वो एक्सपेक्ट यही करेगी, तभी आगे रन कर सकते हैं। क्योंकि यंग है, इनको अभी देश को चलाना है और देश को चलाने के लिए इन्हें भी आगे सपोर्ट भी चाहिए। तो ये देखिए कट्टरपंथी को भी धीरे धीरे साइड लाइन करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पूरा कमांड लेंगे। और वही जुलाई चार्टर पे आप क्या कहेंगे? देखो आदित्य, जुलाई चार्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये क्यों ओरिजिन हुआ ये समझना पड़ेगा। 15 साल तक शेख हसीना ने जैसे राज किया, विरोधी पक्ष को बीएनपी को दबा के रखा, जमात को कंट्रोल में रखा। उनको लगा कि शायद उनका संविधान ऐसा है जहां पावर टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन प्राइम मिनिस्टर्स पावर्स। तो होता क्या है कि अब उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनपी चाहेगी डिसेंट्रलाइज करना? देखो, बीएनपी चाहेगी डिसेंट्रलाइज करना। देखो, अवामी लीग तो आएगी वापस, लेकिन अभी नहीं। और विदाउट शेख हसीना? देखो, 2-3 चीजें हैं। शेख हसीना क्या अगले 5 साल में वापस जाएंगी? नहीं जाएंगी। भारत के पास एक बड़ा तुरुप का इक्का है। हम कहेंगे कि देखो, इंटरनेशनल लॉ बड़ा क्लियर है, प्रत्यार्पण होगा, लेकिन उसके पहले उनको बोलना पड़ेगा कि सजाए मौत नहीं है। अगर वो सजाए मौत देते हैं तो भारत सरकार वेल विद इन राइट होगी उनको वापस ना भेजने के लिए। हाँ, ये हमारी पावर है, इंटरनेशनल रूल बेस्ड दुनिया है। दूसरी बात है कि क्या बीएनपी अवामी लीग को आने देगी? देखो, एक इलेक्शन में एक फैक्टर होता है कि जनता इस 5 साल में तो बांग्लादेश की बीएनपी से बोर नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आस्ते आस्ते भविष्य में बीएनपी से बोर हो जाए और एक इंटरनल डिमांड आए कि अवामी लीग को वापस लाया जाए। अच्छा, मैं बताता हूं, अगले इलेक्शन में आप जमीन पे देखेंगे तो कुछ जगह आपको अवामी लीग के जो वो आज वोटिंग परसेंटेज जब कम हुआ, वो अवामी लीग के लोगों ने वोट किया ही नहीं। हाँ, देखो, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवामी लीग के जो वोटर्स थे वो कंफ्यूज थे, डिसऑर्गेनाइज थे, जमीनी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था टूट। देखो, इस वक्त अगर आप बंगाल, यूपी, असम में जाओगे ना, तो अवामी लीग के जो मिडिल रंग के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, ये सब भाग के इंडिया में आ गए हैं। कम से कम इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारी बोल रही है कि 250 से ज्यादा अवामी लीग के एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो बांग्लादेश छोड़कर पिछले 1.5 साल से इंडिया में आ गए थे। तो उनकी चरमरा गई थी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन देखो, पाकिस्तान में हमने क्या किया, तरीके हैं। जब पीटीआई को बैन किया गया, दर्शकों का सवाल ये है
कि जुलाई चार्टर के लिए कमिटमेंट भले ही हो बीएनपी का उसके मैनिफेस्टो में, लेकिन जुलाई चार्टर ऐसा तो नहीं कि ठंडे बस्ते में चला जाए। वजह देखिए, वजह ये उनको आवामी लीग को वापस नहीं बुलाना। उनके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री का पद सेंट्रलाइज रहे, जिससे कि बीएनपी अगले 10, 15, 20 साल तक सत्ता में रहे। दूसरा ये है कि सामने जमात इस्लाम जैसी विपक्ष है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि डिसेंट्रलाइज हो, 10 साल तक बीएनपी रहे, फिर जमात इस्लाम आए। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जुलाई चार्टर ठंडे बस्ते में रहे, देखो और जैसे चल रहा था वैसे चले। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वोटिंग दो वोटिंग हुई है इस बार जी, इसीलिए तो एक वोटर को जुलाई चार्टर पर भी कहा, और जो पूर्व अनुमान लगाए गए थे, पूर्वानुमान, उसके हिसाब से 85% लोगों ने, अब उनको समझ आया है कि नहीं ये अलग बात है, कहा है कि हाँ देखो होना चाहिए। जैसे भारत में हमारे पास सदन में 2 लेवल है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ किसी भी डेमोक्रेसी में अटेम्प्ट है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना आ जाए। प्रिकॉशन देखो, वीर हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उनको मालूम था कि उन्होंने दुनिया में अलग अलग डेमोक्रेसी देखी कि सत्ता में अमेरिका क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक आदमी के हाथ में अगर पावर हो तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो वहां पर क्या जुलाई चार्टर लागू होगा? देखो, संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 क्या 3/4 बहुमत की दरकार पड़ सकती। तो वो करेंगे, इसको आस्ते आस्ते करेंगे। संविधान परिवर्तन करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है, हमने भारत में भी देख लिया है। वो आस्ते आस्ते इसको करेंगे, 4-5 साल लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अगले देखो फैक्टर, अभी जो हो गया, अगले 4 साल की कहानी खत्म हो गई, 5 साल की। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगले इलेक्शन में क्या अवामी लीग के कैंडिडेट बतौर इतना साहस होगा, मतलब वहां इंटरनल स्टेबिलिटी, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि अवामी लीग के लोग एटलीस्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छाती ठोक के सामने, जैसा हमने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को देखा करते जो कि मुझे अभी बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन क्योंकि मेरा आखिरी राउंड है डिस्कशन का, पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, फिर मैं ईरान पे भी एक चर्चा करना चाहती हूँ। एक सवाल आपसे ये कि इन तमाम बांग्लादेश के चुनाव और पिछले 4 महीने में बांग्लादेश, भारत, हिंदू जो भी कुछ हुआ, उसमें आप देखते हैं भले ही एसआईआर के चलते बांग्लादेशियों को बाहर किया है, आसाम में मुल्ला वर्सेस मुल्ला टाइप वाली पॉलिटिक्स होने लगी है, तो कोई इम्पैक्ट आपको बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा इसका? सर नहीं, बंगाल चुनाव, भाई वहाँ के हिंदू का एक सेंटिमेंट तो खड़ा हो ही गया है। हाँ, नहीं, बंगाल के चुनाव में जहाँ तक सवाल है, अभी कहना इज टू अर्ली। जिस तरह से ममता फाइट कर रही हैं, आसाम में तो फीलिंग आ गई है सर। हाँ, मैं जहाँ तक सवाल बंगाल का है, तो बंगाल की जो सीएम है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई हैं और ये कह के आई कि हम पब्लिक के लिए आ रहे हैं, जनता के लिए आ रहे हैं, और जीती। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि जिस मेजॉरिटी से वो कभी जीती थी, तो ये उनकी बड़ी टफ फाइट होगी। और बीजेपी है, लेकिन ये क्या स्थिति बनेगी, ये नेक टू नेक फाइट मैं कहूँगा, जैसे मैच होता है, बिल्कुल नेक टू नेक होता है कि कोई भी जीत सकता है। तो बीजेपी तो उभर के आ चुकी है और उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो है, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरा जोर लगा रखा है। मैं समझता हूँ कि 1-2 या जो भी है, बहुत ही मार्जिन कम होगा। सर, मैं एक आखिरी कमेंट दोनों से चाहती हूँ। सबसे पहले तो सर आपसे, अभी ट्रम्प के आप देखते हैं कैसे पोस्ट आते हैं ईरान को लेकर। 1 घंटे बैठक होनी थी, नेतन्याहू 2-3 घंटे बैठक हुई। क्या हालात हैं सर? फिर ये रहता है कि कभी वॉर हो सकती है, वॉर नहीं होगी, लेकिन वॉर जैसे हालात हैं। तो मिडिल ईस्ट का क्या हालात है सर? देखो, 2 वाक्य बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रम्प ने कहा कि मैंने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की कि अकेले ईरान पर बमबारी मत शुरू कर दो। बिल्कुल, यानी ट्रम्प अभी सोच रहे हैं कि फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे जब तक कि ईरान के अंदर अंदरूनी गड़बड़ियां फिर से ना चालू हो जाए। दूसरी बात, नेतन्याहू ने यह हिंट दिया कि वो अकेले बमबारी शुरू कर देंगे, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स का हर हवाई जहाज, इजराइल जितने बॉम्ब गिराता है, हर बॉम्ब वो अमेरिका से आते हैं। इजराइल में बॉम्ब्स कितने हैं मैं आपको बता दूं। फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में, MiG-23 उड़ाया। इजराइल में बॉम्ब्स उतने ही हैं कि वो 2 दिन तक बम गिरा सकता है ईरान पर। तीसरे दिन बम गिराने के लिए उसको अमेरिकन C-17 या C-5A स्टार लिफ्टर गैलेक्सी का इंतजार करना पड़ता है। अभी जो बॉम्बिंग इजराइल की एयरफोर्स हर रोज कर रही है गजा में, आप यकीन करेंगे
हर रोज रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर आप ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकर देखें, यूरोप से भर भर के यूएस एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड के विमान बॉम्ब्स लेके आते हैं इजराइल में। वो ऑफलोड करते हैं इजराइल में रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और सुबह 6 बजे वही इजरायली एयरफोर्स के जहाज पर लोड होकर बॉम्बिंग होती है। तो अगर अमेरिका तीसरे दिन का बॉम्ब नहीं देगा इजराइल को, तो इजराइल लगातार ईरान पर 2 दिन की बॉम्बिंग कर सकता है बस। और ईरान कितना तैयार है सर? देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल है अमेरिका का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने इसको किया हमला तो यहाँ से जो रशिया और चाइना और मैं कहता हूँ कोरिया भी, तीनों बैठे हैं कि इसको हम अपने रीजन में जी हम नहीं अंदर आने देंगे। एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया में हम अंदर आने नहीं देंगे। और आपको याद होगा कि आपकी पिछली बार तो अलाउ किया था, जॉर्डन ने भी किया था, यूएई ने भी किया था कि आप उनका एयर स्पेस ले लीजिए, और उन्होंने अपने एयर स्पेस में जो इनके मिसाइल गए थे ईरान के, उन्होंने मार गिराए थे या उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया था। लेकिन अब की बार उन्होंने साफ कह दिया, यूएई ने और जॉर्डन ने भी, सब ने कहा है कि देखिए, ना तो हम हमारी ज़मीन यूज़ कर सकते हैं, ना हमारा स्पेस यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया सऊदी अरब को कि सऊदी अरब के पास भी तेल है जो ईरान के पास है, और उनके पास सोना भी है, और वो एक अच्छा प्रॉस्परस कंट्री है गल्फ़ में। गल्फ़ में उनके बेसिस हैं अमेरिका, नो डाउट। तो ये सिर्फ दिखा रहे हैं ट्रम्प साहब, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? कि अगर ये करते हैं तो उधर तो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस ज़माने से चला आ रहा है जो इजराइल ने किया हुआ है। लेकिन देखिए आप, इधर हूती, हमास और तीसरे लोग जो हैं, ये सब मिल के इनको क्यों बैक कर रहा है? ईरान बैक कर रहा है। इसलिए आज तक वो जो वार है ख़त्म नहीं हुई है, चाहे इजराइल इतना पावरफुल हो, क्योंकि उसने पूरा गल्फ रीजन को डिस्टर्ब किया हुआ है। और अगर अमेरिका शुरू करता है तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब को परेशानी अंदर से होगी, जिसका कि उन्होंने पैक्ट अमेरिका से ऑलरेडी कर लिया है। जा तो रही है पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे लड़ने के लिए, लेकिन अंदर से क्या है ये वही जानते हैं। बिल्कुल। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि हमने तमाम अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की, लेकिन बात जब बांग्लादेश की शुरू हुई तो दरअसल ये सिर्फ एक किसी देश का एक चुनाव के नतीजे की तरह इसको नहीं देखा जाना चाहिए। और ये पूरे खास तौर पर जो दक्षिण एशिया के इलाके में स्थिरता, वहाँ के विकास, वहाँ की एकजुटता और सब दक्षिण एशियाई देशों के एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं उस ग्लोब में अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की बात है। और देखिए, बांग्लादेश की जनता ने जनादेश दे दिया है। अब ये जो नई सरकार है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस जनादेश को नीतियों के साथ, अच्छे फैसलों के साथ विकास की दिशा में आगे ले जाना चाहती है, या फिर वही कट्टरपंथी के जाल में फंस के रह जाना चाहती है। लेकिन भारत का फॉरेन पॉलिसी, भारत का अपना तरीका तय है। वो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके लिए लगातार बधाई भी दे रहा है। बांग्लादेश के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि बांग्लादेश वहाँ रह रहे हिंदुओं को सुरक्षित रखे, और अगर नहीं रखता तो भारत अपनी डिप्लोमेसी में बदलाव जरूर करेगा। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले शो में किस मुद्दे पर चर्चा करें आपको